तो हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। हमने लियोपोल्ड वॉन रैंकी तक कवर कर लिया है। आज हम ट्राई करते हैं ये चैप्टर पूरा करने का। और सबसे पहले हमें स्कॉलर को पढ़ना है, वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो एक जर्मन फिलोसोफर है। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज कीपिंग इन व्यू द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। क्या बोल रहा है समझते हैं। तो 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में देखो, जब कभी 19th सेंचुरी लिख के आ रहा है ना, तो इसका मतलब कौन से पीरियड की बात करें, 1800 से लेके 1900 तक। देखो 19th सेंचुरी की बात होगी तो साल कौन सा याद रखना है, 1800 से लेके 1900 तक का, ये है 19th सेंचुरी। मान लो अगर मैं बात करूँ 28th सेंचुरी, तो वो कौन सा हो जाएगा, 1900 से लेके 2000 तक, ये होगा हमारा 28th सेंचुरी। हम किस सदी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी किस में आएगा, 2000 से लेके या 2001 से लेके 2100 तक, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, 2024, तो इसी के बीच में है ना, ये इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे किसकी बात करें, 19th सेंचुरी, मतलब 1800 से लेके 1900 के बीच का। तो उसके लेटर हाफ में मतलब शुरुआत में नहीं, काफ़ी सालों बाद, जैसे कि 1850 मान लो, ठीक है। तो इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज। तो उसके लेटर हाफ में एक नया स्कूल ऑफ थॉट मतलब वो स्कूल नहीं जहाँ पे तुम जाते हो। स्कूल ऑफ थॉट मतलब एक कुछ ऐसे लोग जो सेम विचार को फॉलो करते हैं। तो जब कुछ लोग सेम विचार फॉलो करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि नया स्कूल ऑफ थॉट आ गया है अरोज। और ये जो नया स्कूल ऑफ थॉट आया है, ये किसने फॉर्मुलेट किया है, किसने बनाया है, कार्ल मार्क्स ने। अब क्या था ये थॉट, वो हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। तो भाई हिस्ट्री खाली कोई आइडिया नहीं है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री कोई आइडिया नहीं है। हिस्ट्री किसके बारे में होती है, लिविंग पीपल के बारे में। तो जो हम लोग हैं, हमारे बारे में इतिहास होता है। इतिहास कोई खाली आइडिया होता नहीं है। ये बात तो सिंपल है कि हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज़ अबाउट लिविंग पीपल। यहाँ तक तो हर बच्चा समझ जाता है। जहाँ मुश्किल होती है समझने में, वो ये कुछ लाइन्स होंगी, पर हम समझते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स। देखो बोल रहा है जो इंसान का रिलेशनशिप है ना, वो किसके वजह से बनता है, शेप्ड मतलब किसकी वजह से बनता है, उसके नीड्स की वजह से। तो इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो रिलेशनशिप बनता है, वो किसकी वजह से बनता है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से। पहला पॉइंट, नीड्स ऑफ पीपल एंड ओनरशिप। तो इंसान का रिलेशनशिप एक तो नीड की वजह से बनता है और दूसरा किसकी वजह से बनता है, ओनरशिप की वजह से बनता है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल समझाऊंगा तो पूरा समझ आएगा, पर पहले मैं यहाँ तक एक बार रीड कर लूँ। तो साथ साथ में तुम देखते ही भी रहो कौन से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान का जो रिलेशनशिप है वो किसकी वजह से बन रहा है, किसकी वजह से शेप हो रहा है, उसके नीड्स की वजह से और ओनरशिप की वजह से। उसके साथ साथ एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिविलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड। कुल मिला के जो इंसान का रिलेशनशिप है वो बनता है एक तो नीड्स की वजह से, ओनरशिप की वजह से और साथ साथ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। तीनों पॉइंट तो मैं आंसर में लिखना होता है कि जो ह्यूमन रिलेशन है वो शेप हो रहा है, एक नीड, दूसरा ओनरशिप और साथ साथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं इस बातों को एक एग्जांपल समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स थे, थोड़े हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी हैं वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं, पर मैंने सोचा कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स पहले समझाऊँ। देखो एग्जाम्पल ये है कि हर किसी ने ये बचपन में अपने देखा होगा, जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे ना बचपन में, तो जो इंसान बच्चे का बैट और बॉल रहेगा ना, मैं ये तीनों बार समझाऊंगा अभी कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक बार अंडरलाइन कर लूँ ताकि तुम्हें भी ध्यान रहे कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ की जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो किसके वजह से बन रहा है, वो बन रहा है नीड्स की वजह से, लोगों के नीड्स की वजह से, उसके ओनरशिप की वजह से और उसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। तो मैं इन तीनों बात को अभी समझाता हूँ। तो जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे, मान लो 10 बच्चे क्रिकेट खेलने गए हैं, ठीक है, इसको एकदम आराम से कर लेते हैं ताकि ये तीनों टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप जो है ये शेप होता है किसकी वजह से, तीन चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है, वापस से देख लो। सबसे पहला कौन सा होगा, नीड्स, ओनरशिप और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नीड्स,
ओनरशिप और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं इन बातों को समझाता हूँ। मान लो 10 बच्चे थे और 10 बच्चे ये क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। इनमें से जो एक बच्चा है ना, इसी का बैट भी है और इसी का बॉल भी है। तो बैट और बॉल किसका हो गया? इस एक बच्चे का हो गया। अब ये जब बच्चा क्रिकेट खेलेगा ना, तो समझ जाओ किसका बहुत राज चलने वाला है? इसी एक बच्चे का। बाकी अगर मान लो ये आउट भी हो गया, ये बैटिंग कर रहा है, मान लो ये आउट हो गया, ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा भाई मैं नॉट आउट हूँ, मेरे को वापस बैटिंग करने दो। बाकी के 9 बच्चे बोलेंगे भाई ऐसा चलेगा नहीं। तो ये एक बच्चा बोलेगा कि अगर ऐसा नहीं चलेगा तो मैं अपना बैट और बॉल लेके जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें इसको जोड़ता हूँ कार्ल मार्क्स की बातों से, ठीक है? देखो, अब यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया वो क्रिकेट का बैट और क्रिकेट का बॉल। ये यहाँ पे क्या हो गया? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ओनरशिप किसकी हो गई? ओनरशिप हो गई वो एक बच्चे की। और यहाँ पे नीड क्या है? नीड है क्रिकेट खेलने की, ठीक है? तो देखो नीड क्या है? नीड है 10 बच्चों का नीड है भाई, हमें क्रिकेट खेलना है, ठीक है? ओनरशिप किसके पास है? एक बच्चे के पास। और यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बैट और बॉल। तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये किसके हाथ में है? इस बच्चे के। तो अब इनका रिलेशनशिप कैसा होगा? अब इनके जो बच्चों का रिलेशनशिप होगा कैसे होगा? ये एक बच्चा एक तरफ, बाकी 9 बच्चे एक तरफ। अब इन 9 बच्चों को ना चाहते हुए भी इस एक बच्चे की बात सुननी पड़ेगी। तो इनके बीच में क्या डेवलप हुआ है? रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि सबसे पहले इन 10 की 10 बच्चों का कोई नीड था। नीड क्या है? क्रिकेट खेलना, ठीक है? रिलेशनशिप क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि इनका एक नीड है। और नीड क्या है भैया? हमें क्रिकेट खेलना है, ठीक है? क्रिकेट खेलना अच्छी बात है। इसके साथ साथ क्रिकेट खेलने के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? क्या चीज़ें लगेंगी? बैट और बॉल मान लो, हालांकि और भी चीज़ लगती है पर अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ बैट और बॉल। और ये बैट और बॉल कौन ओन कर रहा है? कोई एक बच्चा, सिर्फ ये बच्चा ओन कर रहा है। तो जो ये बोलेगा वही अब बाकी के 9 बच्चे करेंगे। तो ओनरशिप कैसा होगा? राज किसका चलेगा? इसका, बाकी इनका राज चलेगा नहीं। समझ में आया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है और नीड क्या होता है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो नीड है कि हर घर में एसी चाहिए। अब एसी क्या हो गया? उनकी ज़रूरत हो गई। अब एसी बनेगा कैसे? वो एक तो उन्हें कंपनी चाहिए, है ना? फिर कंपनी में उन्हें मशीन चाहिए। ये सब क्या हो गया? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या हो गया? नीड। ये क्या हो गया? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल है। और कोई एक ओनर रहेगा, खाली ओनर कितना है? कोई एक ओनर हो गया। और बाकी मान लो 100 लोग क्या हो गए? यहाँ पे एम्प्लॉय हो गए। तो ये जो ओनर है ये जैसा मर्जी जितना रगड़ना चाहे, जितना काम करना चाहे, किससे काम करवा लेगा? अपने 100 मजदूरों से, क्योंकि ये क्या हो गया? ओनर। और इनके बीच में क्या डेवलप हो गया? एक रिलेशनशिप। तो समझ रहे हो रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है? नीड, ओनरशिप और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर करना है, अब तुम सोचना इसमें कि एग्रीकल्चर करना है। नीड बताओ, एग्रीकल्चर क्यों एग्रीकल्चर करें? नीड क्या है? नीड है भैया खाना खाना है ना? साथ साथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ज़मीन। ज़मीन चाहिए ना भाई, लैंड चाहिए ना। उसके साथ साथ सीड, वाटर, सॉइल अच्छा वाला, ये सब क्या हो गया? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिर हम क्या करेंगे? ओनरशिप। कोई एक इंसान क्या होगा? इसका ओनर होगा। तो नीड, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ओनरशिप क्या शेप करता है बेटा? वो शेप करता है रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन। तो आई होप तुम्हें ये तीनों एग्जाम्पल से समझ आया होगा। और अब ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। अब देखो हम पढ़ते हैं इसको। ये अक्सर डिफ़िकल्ट लगती है, इसीलिए मैंने इसको बहुत सिंपल करने की कोशिश किया। देखो क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड। तो भाई जो इंसान का रिलेशनशिप एक दूसरे से वो कैसे बनता है? बाई फंडामेंटल नीड्स। किसके वजह से बनता है? उनकी ज़रूरत के हिसाब से बनता है।
तो ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, तो लोगों के ज़रूरतों के हिसाब से उनका रिलेशनशिप बनता है। साथ साथ में एंड ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। तो देखो जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, ओन कर रहा होगा। देखो ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स, तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नीड्स को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और कोई ना कोई इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या रहेगा, ओनर। तो हमारी ज़रूरत, उस ज़रूरत को पूरे करने के लिए कौन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं, और ओनरशिप, ये तीनों चीज़ क्या डिसाइड करता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स। समझे कि नहीं समझे? अब कार्ल मार्क्स ये बात क्यों बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा और अगर बता दूं, तो इनके टाइम पे ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, मतलब एकाएक बहुत ज़्यादा मशीनें आ गई थी। तो ओनर कुछ लोग थे और वो ओनर बहुत ज़्यादा काम करवाते थे मज़दूरों से, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि भाई मज़दूरों का ये हाल होना नहीं चाहिए, मज़दूरों को इतना परेशान नहीं कराना चाहिए, अब सारे मज़दूरों को एक साथ आके अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। तो इन्हीं सब के लिए कार्ल मार्क्स ने ये सारी बातें यहाँ पे बोली हुई थी। हालांकि तुम्हारे 10th के लिए इतना हाई लेवल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ये वर्ड्स को सिंपल एग्जांपल समझ लोगे तो तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा। तो भाई जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो शेप्ड होता है बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल, फिर उनकी ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। आई होप ये सारा तुम्हें अब समझ में आया होगा। आगे देखते, द एसेसिबिलिटी ऑफ दोज मीन्स टू डिफरेंट सेट ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। अब देखो समाज में हर किसी के पास क्या इक्वल तरीके से वो मीन्स रहेगा क्या, जैसे वो क्रिकेट का बैट बॉल था, क्या 10 बच्चों के पास हमेशा बैट बॉल रहता है क्या, नहीं। इसीलिए वहाँ पे क्या है, वो समाज जो है, वो सोसाइटी है, वो इक्वल नहीं रहती। द एसेसिबिलिटी तो दिस मीन्स, तो जो भी मीन्स है, जैसे जब खेती के लिए ज़मीन और सीड और वो सब है, क्या वो मीन्स सबके पास ज़मीन ही है, क्या सबके पास अच्छे ज़मीन है और पूरा वो पानी वानी सब कुछ है, नहीं। तो अलग अलग सोसाइटी में, समाज के अलग अलग लोगों में, अलग अलग वर्ग में, सेटा मतलब अलग अलग वर्ग में सबके पास सेम तरीके का मीन्स तो है नहीं, सबके पास ज़मीन है नहीं, सबके पास मशीन है नहीं, सबके पास वो बैट बॉल है नहीं। तो सोसाइटी कैसे हो जाती है, सोसाइटी में भी नॉट इक्वल, तो सोसाइटी भाई इक्वल रहेगी नहीं। दिस इनइक्वालिटी कॉजेस अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस। इसी इनइक्वालिटी की वजह से समाज जो है वो बढ़ जाता है, किसमें, क्लासेस में, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। तो एक दो क्लास बन जाता है, एक क्लास जिसके पास सब कुछ है और एक वो क्लास जिसके पास कुछ नहीं है। तो समाज क्या हो चुका है, 2 क्लास में बढ़ चुका है। इसके वजह से क्या होगा, क्लास स्ट्रगल। इसीलिए अब इन दोनों में क्या चलेगा, झगड़ा चलता रहेगा। तो झगड़े को हम क्या बोलेंगे, क्लास स्ट्रगल। अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो भाई मार्क्स के हिसाब से जो पूरा ह्यूमन का इतिहास है ना, वो किसके बारे में, वो है क्लास स्ट्रगल। कि एक समय पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओन, जैसे राजा सब कुछ ओन कर रहा था, गरीब लोग कुछ ओन नहीं कर रहे थे। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो इंसानों का पूरा इतिहास है वो किसके बारे में, क्लास स्ट्रगल के बारे में, कि एक वर्ग बहुत कुछ ओन कर रहा था और एक वर्ग कुछ ओन नहीं कर रहा था। एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो बोल रहा है जो क्लास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, जैसे वो बच्चा जिसके पास बैट बॉल है, वो दूसरे को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, वो बाकी को क्या करेगा, वो एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। और इनकी किताब का नाम क्या है, दास कैपिटल, ठीक है। तो बस याद रखना कि इनका बुक कौन सा है, दास कैपिटल। तो एक और बार देख लेते हैं कार्ल मार्क्स। डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता डिफ़िकल्ट है। अगर तुम ये क्रिकेट वाला एग्जाम्पल, बच्चों सा एग्जाम्पल ले लो, तो भाई ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर हम कार्ल मार्क्स को करें तो लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया। किसने फॉर्मुलेट किया था ये थॉट, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री कोई आइडिया नहीं है, हिस्ट्री किसके बारे में, लिविंग पीपल के बारे में। इंसान का जो रिलेशनशिप है वो शेप होता है उनकी ज़रूरत, मतलब उनके नीड से, कौन उसका ओनर है और ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से क्या शेप होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। फिर अब उस समाज में हर किसी के पास इक्वल मीन्स तो है नहीं, इसीलिए क्या होती है, इक्वलिटी रहती नहीं है। और जब ये समाज में इनइक्वलिटी रहती है तो समाज 2 वर्ग में डिवाइड होता है, बढ़ जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है, क्लास स्ट्रगल।
अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। उनके हिसाब से पूरा जो इतिहास है वो किसके बारे में, क्लास स्ट्रगल के बारे में। जो क्लास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है वो बाकियों को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। और उनकी किताब का नाम क्या है, डास कैपिटल। तो आई होप तुम्हें कार्ल मार्क्स के जो भी ये स्कॉलर थे, जो भी उनका पूरा टॉपिक था वो तुम्हें पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, नवनीत में अगर देखोगे तो इनका आंसर जो है इस टॉपिक पे बड़ा अच्छे से दिया हुआ है, वो इससे भी इजी वे में लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, पर मैंने भी समझाया है, वहाँ पे भी तुम देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद एकदम से स्क्रॉल करोगे ना तो फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे तुम ये आंसर रीड कर सकते हो, सब समझाया है मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट बुक ने डिफिकल्ट लिखा है, पर नवनीत के डाइजेस्ट ने एकदम ईजी वे में बताया हुआ इस आंसर को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एनालिस्ट स्कूल पे। देखो, एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, तो जो 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, एक नया स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अरोज इन फ्रांस। तो एक नया ही स्कूल, एक नई ही सोच जो आई फ्रांस में, और कब आई थी वो, 20th सेंचुरी में, जिसको हम क्या कहते हैं, इस नए स्कूल को एनालिस्ट स्कूल। क्या बोलते हैं इस स्कूल को हम, एनालिस्ट स्कूल। अब एनालिस्ट स्कूल गिव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। तो एनालिस्ट स्कूल ने इतिहास लिखन को एक नया डायरेक्शन दे दिया। It was recognized now that history is not only about political event, king, great leaders and accordingly politics, diplomacy and war। तो ये बोल रहा है कि हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, मतलब एक राजा आया दूसरा राजा गया, और फिर सिर्फ राजाओं के बारे में, ग्रेट कोई लीडर आया उसके बारे में, या फिर कोई पॉलिटिक्स किया हो, या फिर कोई डिप्लोमेसी मतलब एक देश दूसरे देश के साथ कैसे बातचीत रिश्ता बना के रख रहा है, वो डिप्लोमेसी हो या वॉर हो। हिस्ट्री सिर्फ इसके बारे में नहीं होता। मैं अंडरलाइन करता हूँ, देखो क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ, नॉट ओनली, सिर्फ किसके बारे में नहीं है। हिस्ट्री मतलब सिर्फ कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं कि एक राजा को मार दिया गया, या फिर सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं है, किसी सिर्फ महान लीडरों के बारे में नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। डिप्लोमेसी मतलब एक देश दूसरे देश से संबंध रख रहा है, वो डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है। लेकिन साथ साथ ये सब तो हिस्ट्री में है ही है, साथ साथ में बट ऑल्सो क्लाइमेट, हिस्ट्री भाई क्लाइमेट के बारे में भी हमें लिखना चाहिए। लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एंड अदर कलेक्टिव साइकोलॉजी। तो कुल मिला के क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री सिर्फ कोई पॉलिटिकल इवेंट, राजा, ग्रेट लीडर, सिर्फ इनके बारे में ही नहीं है, डिप्लोमेसी, वॉर, इनके साथ साथ हिस्ट्री क्लाइमेट के बारे में भी है, जो लोकल पीपल है, आम लोग हैं, उनके बारे में भी है, खेती के बारे में भी है, धंधा ट्रेड के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है मोबाइल फ़ोन, पहले वो था टेलीग्राम, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आता है हिस्ट्री में। सोशल डिवीजन, तो कैसे समाज बटा हुआ है उसके बारे में भी आता है, और लोगों का सोच कैसा था वो सब भी हिस्ट्री में आता है। तो वो सब के बारे में भी लिखना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द हिस्टोरिकल टाइम्स द एनालिस्ट स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। तो भाई ये फ्रेंच में ही शुरू हुआ था, और फ्रेंच हिस्टोरियन ने बोला, सिंपल सी बात है, फ्रेंच हिस्टोरियन ने बोला कि हिस्ट्री सिर्फ राजा, उसकी डिप्लोमेसी, वॉर, लीडर्स, इनके बारे में नहीं है। क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, इन सब के बारे में भी हिस्ट्री है। और ये कहाँ शुरू हुआ था, फ्रेंच में। तो सिंपल एनालिस्ट स्कूल, बहुत ज़्यादा इसमें पागल होने की ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये देख लेते हैं। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या है कि इतिहास को रीस्ट्रक्चर करना है, किसके पर्सपेक्टिव से, औरतों के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है, समझाता हूँ। देखो, तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता है, जैसे मान लो कोई वॉर हुआ है, ठीक है, कोई बहुत तगड़ी कोई वॉर हुई है, और अब उस वॉर में मोस्टली क्या लिखा रहेगा कि एक आदमी पूरा एक, मतलब एक इधर से राजा गया, उधर से राजा आया, दोनों मिलकर लड़ाई की और फलाना हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। वो तो हो गया एक हिस्ट्री। लेकिन फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता है ना, हमें ये भी कंसिडर करना है कि उस टाइम पे वो औरतों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया उस वॉर में। क्या औरतें उस टाइम पे नर्सिस का काम कर रही थी, या जब आदमी सब जंग पे चले गए तो औरत घर कैसे संभाल रही थी, बच्चों को कैसे खाना पीना दे रही थी, औरतें क्या काम कर रही थी, ये सारा भी हिस्ट्री में किया जाए, हिस्ट्री में लिखा जाए। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है, मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करो, जो औरतों ने किया है उसे भी इंक्लूड किया जाए।
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन्स, तो औरतों के नज़रिए से भी हिस्ट्री को अब लिखा जाए, इसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो इतिहास को रीस्ट्रक्चर करना किसके नज़रिए से, पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया, किसके नज़रिए से, औरतों के नज़रिए से, इसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। कि भाई औरतों ने भी तो कुछ काम किया होगा जब जंग चल रहा था, जैसे आदमी तो चला गया जंग लड़ने के लिए, पर घर कौन संभाल रहा था। अगर वो पूरा वो एक गांव मान लो हार गया है, उसका पति और बहुत लोग राजा मर गए हैं उसमें, तो वो घर कैसे चल रहा है, वो गांव कैसे चल रहा है, औरतों का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके बारे में भी लिखा जाए। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है, हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करना है, किसके नज़रिए से, औरतों के नज़रिए से। ठीक है। द राइटिंग ऑफ सिमोन डी बेवियर, प्रोनाउंसिएशन बड़ा अलग है इनका, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है, पर स्टिल द राइटिंग ऑफ सिमोन डी बेवियर हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो किसके राइटिंग की वजह से ये सब एस्टेब्लिश हुआ, सिमोन डी बेवियर की वजह से। ये कहाँ से थी, ये थी, शी वॉज फ्रॉम फ्रेंच। द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फेसाइज नॉट ओनली ऑन इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने ना सिर्फ ये बोला कि भाई औरत को इंक्लूड किया जाए हिस्ट्री में, बट ऑल्सो री थिंकिंग ऑफ मेल डोमिनेंट परस्पेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। तो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ ये मत करो कि औरतों को इंक्लूड कर लो, पर ये भी सोचो कि यार आदमियों का इतना इतिहास में दबदबा क्यों दिखाया गया है, इतना मेल डोमिनेंस क्यों है आदमियों का हिस्ट्री में, वो भी चीज़ एक बार रीथिंक किया जाए। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में क्या है, एक तो जब तुम इतिहास लिखोगे तो औरतों के बारे में भी लिखो, और साथ साथ में ये भी सोचो कि यार आदमियों का इतना डोमिनेंस क्यों दिखाया गया जब भी इतिहास लिखा गया। ठीक है। इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो वो बहुत ज़्यादा फोकस किया कि और अटेंशन खींचा गया कि भाई औरतों के लाइफ में भी देखा जाए, औरतों के लाइफ के अलग अलग पहलू को देखा जाए, जैसे कि उनका एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी का तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखो कि उस ज़माने में औरतों का क्या एम्प्लॉयमेंट था, क्या वो काम कर रही थी, उनका क्या रोल था ट्रेड यूनियन में। देखो ट्रेड यूनियन क्या होता है ना, ट्रेड यूनियन एक संगठन होता है जहाँ पे मज़दूरों को न्याय दिलाने के लिए लोग काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन। तो उस ट्रेड यूनियन में औरतों का क्या रोल था वो देखो। फिर इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर देयर कॉज, क्या उस ज़माने में कोई इंस्टीट्यूशन था, कोई ऐसी क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन को हिंदी में, कोई ऐसी मान लो समाज थी, या कोई ऐसे लोग थे, कोई ऐसा ग्रुप था जो क्या औरतों के लिए काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। और औरतों का फैमिली लाइफ है ना, उनका फैमिली लाइफ कैसा था उस टाइम पे, ये सब भी हिस्ट्री में लिखना चाहिए। क्या क्या लिखने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, वो क्या काम कर रही थी, उनका क्या रोल रहा ट्रेड यूनियन में, कुछ इंस्टीट्यूशंस उनके लिए काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, उनका फैमिली में क्या किरदार था, क्या लाइफ था, वो सब लिखो। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन्स वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल, यहाँ पे शायद वो मिट गया या ऊपर है क्या, हाँ वो हट गया है, देख लेना क्या है उसमें, अपन पहले का समझ लेते। ये कुछ एक दो वर्ड यहाँ से गायब हुआ पड़ा है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो एक बार तुम देखना क्या लिखा हुआ था। बाकी यहाँ पे देखते हैं पहले फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है कि हिस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करना है, हिस्ट्री को लिखना है, और किसके नज़रिए से लिखना है, औरतों के नज़रिए से। औरतों को इतिहास जब लिखते हो तो औरतों का जीवन भी उसमें कंसिडर किया जाए, और ये भी सोचा जाए कि यार आदमी का इतना दबदबा, इतना डोमिनेंस क्यों रहा है, उसके बारे में भी रीथिंक किया जाए। साथ साथ में जब तुम इतिहास लिख रहे हो तो औरतों का भी जीवन देखो उसमें, जैसे कि औरतें उस ज़माने में क्या काम कर रही थी, ट्रेड यूनियन में उनका क्या क्या रोल रहा, क्या उनके लिए कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, उनका फैमिली लाइफ कैसा था, इन सब को भी क्या किया जाए, इतिहास लिखने टाइम पे इंक्लूड किया जाए। तो सिंपल टॉपिक है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब लास्ट पे आ जाते हैं, वो है मिशेल फौकॉल्ट। अच्छा है और बहुत ही ईजी है, तो तुरंत कवर करते हैं हम इसे। ये कहाँ के हिस्टोरियन है, ये भी फ्रेंच हिस्टोरियन है 20th सेंचुरी के। मिशेल फौकॉल्ट बॉट फॉरवर्ड अ न्यू कंसेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी। तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया हिस्टोरियोग्राफी में, मतलब इतिहास लेखन में। इनकी एक बुक थी, उनके बुक का नाम क्या है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो याद रखना इनकी किताब का नाम क्या है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब इसमें लोग ये क्या बोल रहे हैं कि प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट राइट। ये बोल रहे हैं कि अभी जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें तुम इतिहास को एक क्रोनोलॉजी में लिख रहे हो, वो सही नहीं है। मतलब जो इतिहास को तुम एक क्रम में लिख रहे हो ना, कि पहले ये राजा आया, फिर ये राजा आया, फिर ये राजा आया, फिर ये राजा आया, ये कुछ सही है नहीं। ठीक है, तो याद रखना है कि इन्होंने क्या बोला कि जो हम इतिहास को एक क्रोनोलॉजी में रख रहे हैं, जो एक ऑर्डर में खाली रख दे रहे हैं, वो कोई सही है नहीं। ठीक है,
He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth. तो बोल रहे हैं ये जो हम आर्कोलॉजी करते हैं, जो हम ज़मीन को खोद खोद के हमारे इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, वो आर्कोलॉजी हमें इतिहास का एकदम अल्टीमेट ट्रूथ बताता नहीं है। वो हमें इतिहास का एकदम सच्चा इतिहास था वो बताता नहीं है। खाली वो क्या करता है, वो अटेम्प्ट करता है, वो खाली एक कोशिश करता है हमें ट्रांजिशन बताने का, अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक बात ये बोल रहे हैं कि जो तुम हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजी में लिख रहे हो ना, ये सही नहीं है। दूसरा, ये जो आर्कोलॉजी है ये हमें अल्टीमेट ट्रूथ बताती नहीं है, ये खाली एक ट्रांजिशन बताने की कोशिश करती है। तो क्या करें इतिहास जानने के लिए? तो फोकोल्ट बोलते हैं, फोकोल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बोलते हैं कि हिस्ट्री में ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि खाली एक क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करना। देखो मैं इस बात को समझाता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं, एक ही एग्जाम्पल में तुम समझ जाओगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। देखो फोकोल्ट याद रखना है 28th सेंचुरी के फ्रेंच के हिस्टोरियन हैं, ठीक है भाई आ जा, हाँ फ्रेंच के हिस्टोरियन है। ये बोल रहे हैं कि भाई ये क्रोनोलॉजी जो है वो सही नहीं है, नॉट राइट बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो आर्कोलॉजी है ये एकदम क्या बोलते हैं, ट्रूथ बताती नहीं है। तो क्या कैसे मालूम पड़ेगा हिस्ट्री के बारे में? तो बोल रहे हैं थ्रू ट्रांजिशन, ट्रांजिशन को पढ़ो और इतिहास के बारे में मालूम पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो एक मान लो एक जगह है जहाँ पे पहले मोनार्की थी। मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा राज कर रहा है, उसके मरने के बाद उसका बेटा राज करेगा, उसका अपन क्या बोलते हैं, मोनार्की। अब वहाँ पे मोनार्की के बाद फिर आ गया मान लो डेमोक्रेसी। तो यहाँ मोनार्की है, मोनार्की मतलब कौन राज कर रहा है, राजा। राजा मरने के बाद कौन राज करेगा, राजा का बेटा। लेकिन उसी गांव में कुछ साल बाद क्या आ गया, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि कोई राजा नहीं रहेगा, लोग जिसको वोट करेंगे भैया वही रहने वाला है राजा। राजा मतलब फिर वो तो एक लीडर बन गया ना, वो राजा भी नहीं रहा। तो वो लोग वोट करेंगे तो वो रहेगा, लोग वोट नहीं करेंगे तो वो हट जाएगा। तो मान लो गाँव में ये बदलाव आ गया कि राजा सिस्टम ख़त्म हो गया और वोटिंग सिस्टम आ गया। तो ये तो एक क्रोनोलॉजी है कि पहले ये सिस्टम था अब ये सिस्टम आ गया, ये क्या हो गया, क्रोनोलॉजी। लेकिन मिशेल फोकोल्ट बोल रहे हैं कि भाई ये क्रोनोलॉजी से तुम्हें कोई सही इतिहास के बारे में मालूम पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें सही इतिहास कब मालूम पड़ेगा, जब तुम क्या पढ़ोगे, जब तुम पढ़ोगे ट्रांजिशन। क्या पढ़ोगे, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब ये मोनार्की से डेमोक्रेसी में कैसे आया, क्या ऐसा हुआ, क्या हिंसा करना पड़ा था, लोगों के अंदर कैसे अवेयरनेस आई, कैसे लोग समझदार हो गए, क्यों राजा को हटाया गया, राजा ऐसा क्या गलत कर रहा था। जब ये ट्रांजिशन पढ़ोगे ना तब तुम जाके असल इतिहास समझोगे। ये कौन बोल रहा है, मिशेल फोकोल्ट, कि तुम्हें क्रोनोलॉजी असली इतिहास नहीं बताएगा। कौन बताने वाला है, ट्रांजिशन। साथ में वो भी याद रखना है कि आर्कोलॉजी जो है वो तुम्हें इतिहास का ट्रूथ बताता नहीं है, वो खाली कोशिश करता है कि तुम्हें ट्रांजिशन एक्सप्लेन कर पाए, वो खाली कोशिश करता है। अगर तुम्हें सही में इतिहास जानना है तो तुम क्रोनोलॉजी से ज़्यादा क्या तुम्हें समझना है, पूरा पूरा ट्रांजिशन। ठीक है, अब शायद तुम समझ गए होगे उनका कहने का क्या मतलब था। तो देखो अब एक और बार रीड कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि ये जो तुम हिस्ट्री को अरेंज कर रहे हो एक क्रोनोलॉजी में वो सही नहीं है। उन्होंने बोला कि ये जो आर्कोलॉजी है वो तुम्हें अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बताती नहीं है, खाली वो कोशिश करती है कि तुम्हें ट्रांजिशन के बारे में बताए। अगर तुम्हें असली इतिहास जानना है तो तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इन्होंने इसी मेथड को क्या बोला है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। इन्हें किताब का नाम भी क्या है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। और क्या बोल रहे हैं कि हिस्टोरियंस को और भी कुछ एरिया में कुछ खास पढ़ाई करनी चाहिए। हिस्टोरियंस जो है बहुत अनएक्नॉलेज रखें कुछ सब्जेक्ट्स को, जो लोग अनएक्नॉलेज मतलब जो बहुत नहीं पढ़ रहे हिस्टोरियंस। तो फोकोल्ट सब्जेक्टेड द सो फार अनएक्नॉलेज एरिया बाय हिस्टोरियन, मतलब ऐसा कुछ सब्जेक्ट है जिसको हिस्टोरियंस अभी इतना नहीं पढ़ रहे, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, इंसान किस तरीके से सोचता है, उसकी सोच कैसे बदल जाती है, उसके बारे में हिस्टोरियन अभी नहीं पढ़ रहे। फिर साइंस ऑफ मेडिसिन कि भाई मेडिसिन का क्या साइंस है। फिर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो जेल है वो जेल को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में कुछ खास हिस्टोरियन ने पढ़ाई नहीं की, उसे भी क्या करो, एनालाइज करो। ठीक है, तो बस इतना ही है, इतना ही टॉपिक ही है अपने पास। एक बार रिवाइज कर लो तो फोकोल्ट क्या बोल रहे हैं, फोकोल्ट बोल रहे हैं उनकी किताब का नाम क्या है, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। कहाँ से हैं वो, फ्रेंच से हैं। वो बोल रहे हैं कि जो क्रोनोलॉजी है, इतिहास को खाली क्रोनोलॉजी में रख देने से
वो कोई सही बात है नहीं, इट इज़ नॉट राइट। और आर्कियोलॉजी तुम्हें असली हकीकत बताती नहीं है, मतलब ज़मीन खोदने से पूरा जो तुम निकाल के वैसे इतिहास लिख रहे हो वो तुम्हें कोई सही इतिहास बताती नहीं है। वो सिर्फ कोशिश करते कि थोड़ा बहुत ट्रांजिशन बता दे। अगर तुम्हें सही इतिहास जानना है तो तुम्हें क्या पढ़ना है, पूरा पूरा ट्रांजिशन पढ़ना है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कार्ल मार्क्स के बाद के दोनों तीनों टॉपिक्स मैंने काफ़ी फास्ट कवर किए हैं और मैंने इनको क्वेश्चन आंसर्स में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हो या फिर एनालिस्ट स्कूल हो या फिर मिशेल फोकॉल्ट हो, तो मैंने वहाँ पे भी कवर किया हुआ है, तुम वहाँ पे भी सुन सकते हो। थैंक यू।